हिस्ट्री इन वीडियो बाई डॉक्टर रामचंद्र दुबे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना, यह कलेवर इसका इतिहास का सबसे पहुंच सके। आज के इस आधुनिक भारत के इतिहास के अध्याय 13 के वीडियो 18 में हम आपको 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्लियामेंटो सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई और अब भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर संवैधानिक सुधार अधिनियम बनाए जाने लगे। इसी क्रम में 1861 में के अधिनियम के बाद 1885 में 1861 का अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके द्वारा प्रशासनिक सुधारों की मांग और काउंसिलों में भारतीयों की अधिक संख्या बढ़ाने की मांग बहुत तेज कर दी गई। 1892 ईस्वी में इन मांगों के आधार पर संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। लेकिन इन सब सुधारों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की जनता संतुष्ट नहीं हुई। अतः इसी सुधार के क्रम में 1909 का संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित करने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, 1892 के अधिनियम से असंतोष। भारतीय जनता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। काउंसिलों में सदस्य संख्या बढ़ाने और भारतीय जनता को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने, केंद्रीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने और उनके अधिकार में वृद्धि करने की मांग बराबर होती रही। 1907 में औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही उग्रवादी दल का विकास हुआ। इस उग्रवादी दल ने सरकार पर दबाव बनाने की नीति शुरू की, जिसके कारण भी सरकार को नए नियम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा जो कारण है आतंकवाद का प्रसार। बंगाल विभाजन और 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद उग्रवाद को बढ़ावा मिला और उग्रवाद के समर्थक लोगों ने बम और गोलियों के सहारे सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया। राजनीतिक डकैतियां बढ़ गईं और अफसरों की हत्याएं बढ़ी। ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी गई। इन उग्रवादियों का प्रभाव कांग्रेसी उग्रवादियों पर न बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने सुधार अधिनियम पारित करने का फैसला किया। तीसरा, सांप्रदायिकता का उदय। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो के नीति का अनुसरण शुरू कर दिया था। इसके अंतर्गत मुसलमानों को भी भड़काना शुरू किया था। ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन पे आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय मिंटो से मिलकर पृथक निर्वाचन और जातीय प्रतिनिधित्व की मांग की। इधर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई। इसने भी पृथक निर्वाचन की मांग रखी। इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भी सुधार की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने महसूस करनी शुरू की। चौथा जो कारण था, इंग्लैंड में उदारवादी दल की विजय हुई थी। 1905 के चुनाव में इंग्लैंड में उदारवादी दल की सरकार बनी और उदारवादी दल जो है ने मार्ले को भारत सचिव बनाया और ये समान विचार के पोषक यहाँ पे मिंटो गवर्नर जनरल बनाए गए। 15 जून 1906 को मार्ले को मिंटो ने एक पत्र लिखा और लिख करके भारतीय संविधान में सुधार की बात की। और इसके बाद मिंटो ने सर अरुणलैंड की अध्यक्षता में कार्यपालिका परिषद की एक समिति सुधार संबंधी प्रस्ताव के लिए तैयार करने हेतु बनाया। इन प्रस्तावों के आधार पर मिंटो ने
भारत सचिवालय को सुधारों का संदेश भिजवाया। 2 वर्ष तक गहन विचार विमर्श और चर्चा के बाद फरवरी 1909 में प्रस्ताव के आधार पर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया और इस तरह 1909 का भारतीय संविधान अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा पारित किया गया। इस संविधान अधिनियम का यह इंडियन काउंसिल एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर के इस अधिनियम के द्वारा 60 कर दी गई। बम्बई बंगाल प्रांत के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर के 50 कर दी गई। संयुक्त प्रांत में भी यह संख्या 15 से बढ़ाकर 60 की गई और प्रांतों के लिए यह संख्या 30 रखी गई। दूसरा, व्यवस्थापिका सभा में 4 प्रकार के सदस्य रखे गए। पहला, स्वतंत्र सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें केंद्र सरकार के केंद्र के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों के गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के सदस्य रखे गए। दूसरा, मनोनीत सरकारी अधिकारी या नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। तीसरा जो था, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य या नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। और चौथा था, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। इन 4 तरह के सदस्यों से मिलकर के व्यवस्थापिका सभा बनाई गई। तीसरा जो विशेषता था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इस प्रणाली में कानून के द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति उनकी विशेष सेवाओं को देखते हुए उन्हें संख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं, प्रांतों में स्थानीय निकायों, जमींदारों, व्यापारियों, जिला परिषदों एवं मुसलमान आदि के आधार पर बनाए गए। उदाहरण के लिए केंद्र के लिए 27 निर्वाचित सदस्यों में से 5 मुसलमानों द्वारा, 6 जमींदारों द्वारा, 1 मुसलमान जमींदार द्वारा और बम्बई के व्यापारियों द्वारा, 1 बंगाल के व्यापारियों द्वारा और 13 प्रांतीय व्यवस्थापकों के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। इसी प्रकार की व्यवस्था प्रांतों के लिए भी की गई। चौथी विशेषता सीमित था भेद पर आधारित मताधिकार। जमींदार वर्ग के अधिक आय वालों को ही मत देने का अधिकार दिया गया। विभिन्न प्रांतों के जमींदारों के मताधिकार की योग्यताएं भी भिन्न भिन्न थी। उदाहरण के लिए मद्रास में जिनकी आय 15,000 रुपया वार्षिक थी या 10,000 रुपया वार्षिक भूमि कर देते थे, वही मतदाता बनाए गए। बंगाल में उन्हें मताधिकार दिया गया जिन्हें राजा या नवाब की उपाधि मिली हुई थी। मध्य प्रांत में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को ही मताधिकार दिया गया। 5वां जो विशेषता था इस प्रांतीय परिषद का, उम्मीदवारों के लिए कठोर एवं भेदपूर्ण योग्यता है। बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रांतीय विधायी परिषदों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए नगर पालिका या जिला बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक रखा गया। संयुक्त प्रांत के लिए इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। बिनमों द्वारा भारतीय शासन को किसी भी व्यक्ति के उम्मीदवार बनने से रोकने का अधिकार दिया गया। छठी जो विशेषता थी, केंद्र में सरकारी तथा प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र के विधायिका में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। लेकिन यह गैर सरकारी सदस्य में भी कुछ गैर सरकारी सदस्य नामित होते थे और कुछ गैर सरकारी सदस्य जो है निर्वाचित होते थे। 7वां जो विशेषता थी, विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्य अब लोग पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार, पेश करने का अधिकार दिया गया। लेकिन बजट के अधिकांश भागों पर सदस्य केवल बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। सदस्यों द्वारा स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों या अतिरिक्त अनुदानों तथा करों में भी परिवर्तन के प्रस्ताव रखे जा सकते थे। सदस्य द्वारा विधान परिषदों के सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव पास करने, उन पर बहस करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद का प्रधान किसी भी प्रस्ताव को सार्वजनिक हित के आधार पर
पेश करने से रोक सकता था। प्रत्येक स्थिति में गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के सदस्यों को सलाह को ठुकरा देने का अधिकार प्राप्त था। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार और भारतीय सदस्यों की नियुक्ति। इस अधिकार के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नरों के जो कार्यकारिणी थी उसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य MP सिन्हा जी बनाए गए, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई। अब 1909 के अधिनियम की आलोचना। इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि जो भारतीय जिस सुधार की आशा लगाए थे वह सुधार नहीं हुआ। इस अधिनियम की आलोचना में कहा गया कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। भारतीय द्वारा देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की जा रही थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड में मार्ले ने स्वयं कहा था कि भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित करने का या ऐसे सुधार करने का जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय व्यवस्था की स्थापना में सहायता पहुंचती हो, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। कानून की इस अपूर्णता से भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कर भारतीय राजनीति के भविष्य में विखंडन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जमकर विरोध किया। जैसा कि P. रॉबर्ट्स ने लिखा है, वर्ग प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का इस दल ने विशेष रूप से खंडन किया क्योंकि इससे समाज के विभिन्न संप्रदायों में दरार बढ़ सकती थी, इसके हितों में बाधा पहुंच सकती थी। अप्रत्यक्ष चुनाव समिति का भेदपूर्ण मताधिकार। इसके आलोचना में कहा गया कि इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है जो सरलता असंतोषजनक थी। मतदाताओं की योग्यता बहुत ऊंची रखी गई थी, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। इस ऊंचे योग्यता वाले मताधिकारों में भी भिन्न भिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार के योग्यताएं रखी गई। एक 5 वर्ष का मुस्लिम स्नातक मत दे सकता था, लेकिन 30 वर्ष के हिंदू स्नातक को मत देने का अधिकार नहीं था। पूर्वी बंगाल में उसी हिंदू को मतदान का अधिकार प्राप्त था जिसके द्वारा 5,000 रुपये वार्षिक राजस्व दिया जाता हो, लेकिन वही मात्र 750 रुपये वार्षिक राजस्व देने वाला मुसलमान को मत देने का अधिकार दिया गया था। इससे भारत के विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया, जिनमें आपस में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा होने लगी। केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत एवं प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत भ्रमपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत दिया गया। इस प्रकार यह गैर सरकारी सदस्यों की स्थिति असहाय थी। प्रांतों में भी जो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिया गया वो भी एक भ्रमपूर्ण था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामित होते थे और कुछ सदस्य ही निर्वाचन के द्वारा आते थे। सरकार द्वारा नामित सदस्य सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते थे। इस तरह यह जो दिया गया भ्रमपूर्ण था। यह जो बहुमत दिया गया गैर सरकारी सदस्यों का, यह भ्रमपूर्ण था। इस तरह हम देखते हैं कि इस संविधान परिषद की इस एक्ट की काफ़ी आलोचना हुई, जिसके कारण आगे चल के 1909 में एक दूसरा परिषद अधिनियम पारित करना पड़ा। अब इस अध्याय पे कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको आप देख लें। जैसे पहला छोटा प्रश्न बनता है, भारत सरकार अधिनियम 1909 को ब्रिटिश संसद ने किसके प्रयास से पारित करा है? यह गवर्नर जनरल मिंटो और भारत सचिव मार्लो के सहयोग से पास हुआ। इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 3 है, दिसंबर 1905 में इंग्लैंड में किस दल की सरकार बनी? उत्तर है इसका, उदारवादी दल की सरकार बनी। चौथा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका उत्तर है 1906 में हुई। पांचवा प्रश्न, 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो इसका उत्तर है कि 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। छठा प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब से हुआ? तो इसका उत्तर है 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। सातवां प्रश्न है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कब से शुरू की गई? तो इसका उत्तर है 1909 के अधिनियम से इसकी नियुक्ति शुरू की गई। आठवां प्रश्न बनता है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है
ये प्रथम भारतीय सदस्य का नाम MP सिन्हा जी था। इस तरह आज की चर्चा समाप्त, फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।